गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब मौर्य साम्राज्य के हम उनके राजाओं का अध्ययन करेंगे, उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उनका करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का करेंगे, उन्होंने जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हम उनका अध्ययन करेंगे किस बेसिस के ऊपर, क्योंकि मौर्यन साम्राज्य जो था एम्पायर वो आज का तो है नहीं। मौर्यन एम्पायर जो है वो 321 BC का है, तो इट मीन्स वो तो बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। तो इसके लिए क्या होता है, हिस्ट्री के अंदर कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में स्टडी करने के लिए हमें पहले उसके सोर्सेज को स्टडी करना पड़ता है। दे कैन बी प्राइमरी सोर्सेज, दे कैन बी सेकेंडरी सोर्सेज, एनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज। और दो तरह के सोर्सेज में जो भी डेटा लिखे होते हैं उन दोनों डेटा को मैच करके देन फिर हम उनकी ऑथेंटिसिटी का पता चलाते हैं। तो इसी तरह आज हम जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, रूलर्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनीथिंग, तो उसके जानने के सोर्सेज क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज। अब सोर्सेज को कई भागों में बांटा जा सकता है। कई तरीके के सोर्सेज होते हैं, रिटन भी सोर्सेज होते हैं, आर्ट के भी कोई भी पीसेस हो सकते हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के जो जानने के सोर्सेज हैं वो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन सोर्सेज के बारे में एक एक को नंबर से फिर मैं बाद में बताऊंगी, एक बार मैं लिख रही हूँ ये। थर्ड जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद में जो थर्ड आता है वो थर्ड सोर्सेज है न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट फोर्थ सोर्स जो है सोर्स वो है मटेरियल रिमेन्स। नेक्स्ट जो सोर्सेज है दैट इज आर्ट पीसेस। अब हम इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी जानकारी हमारी लिटरेचर में मिलती हो, वो या तो कंटेम्प्रेरी हो या फिर बाद के किसी राइटर ने लिखी हो लेकिन उसके बारे में उल्लेख किया हो। तो ये लिटरेरी जो है ये सेक्युलर भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो लिटरेरी सोर्सेज में है हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र। ये मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का जो रचयिता माना जाता है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य को माना जाता है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उस स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। तो यानी कि उसने अगर कुछ लिखा है तो वो उस समय सारी चीजें घटनाएं घटित हुई है उसी के बारे में उसने लिखा है। अब जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरण, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बटी हुई है। अधिकरण का यहाँ क्या मतलब है? अधिकरण का यहाँ मतलब है बुक में, और प्रकरण का मतलब है यहाँ पे चैप्टर्स में। यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसमें टोटल 15 बुक्स के अंदर 180 चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स के बारे में क्या क्या लिखा गया है। जो बुक फर्स्ट है उसमें किंगशिप के बारे में है। किंगशिप यानी राजा का क्या कर्तव्य है, राजा जनता के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, या राजा को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह जो सेकंड बुक है उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, यानी कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सम्राट चलाएगा वो किस तरीके से चलाएगा। जो थर्ड और जो फोर्थ बुक है वो सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस के बारे में है, यानी कि न्याय के बारे में जो बुक है उसके बारे में थर्ड और फोर्थ बुक में न्याय के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। देन है फिफ्थ बुक। फिफ्थ बुक के अंदर कर्टियर्स के बारे में एंड रिटेनर्स ऑफ
रूलर है, यानी कि राजा के जो दरबार में रहते थे या जो भी उसका सारा कार्य करते थे, उनका सारा उल्लेख जो है वो बुक 5 के अंदर है। देन नेक्स्ट है बुक 6। बुक 6 एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है? एक जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लाइफ है, उसके बारे में ये सप्तांग थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि उसमें राज्य के 7 अंग बताए हैं, और अगर ये 7 अंग मजबूत रहेंगे तो वो जो एम्पायर होगा वो पावरफुल होगा। देन फिर है बुक 7 to 15 जो बुक है वो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उनके साथ रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस बुक के अंदर। अब ये जो अर्थशास्त्र थी, इसको सबसे पहले आर शमा शास्त्री ने 1904 में डिस्कवर किया था, यानी कि जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो उसका डिस्कवर किया गया था। और मिडिवल पीरियड में भट्ट स्वामी ने उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है प्रतिपाद पंचिका के नाम से। और जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन है उसका मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस है इसके अंदर। ये तो हमारा फर्स्ट सोर्स था। सेकेंड जो सोर्स है वो है हमारा इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। अब ये जो इंडिका है हमें ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मिला है। स्ट्रेबो, प्लिनी, डायोडोरस, इन सब के कोटेशन के अंदर मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में उल्लेख है, तो उन्हीं को सब पे कंपाइल करके हमने जगह जगह से जो कोटेशन लेके और वो एक इसका इंडिका का रूप अभी बनाया हुआ है। तो इस इंडिका के बारे में जो मेगास्थनीज था वो सीरिया का रूलर था सेल्यूकस निकेटर, और उसका एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। तो उसने जब वो वहाँ पे आया तो वहाँ के सारा विजिट किया और जो मौर्यन एम्पायर की कंडीशन थी उसके बारे में उसने सारा एक्सप्लेन किया है। तो स्पेशली जो इंडिका है, इंडिका के अंदर जो इंडिया के उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख है, कास्ट सिस्टम का, 7 टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम का उल्लेख है। एक चीज का इसका भी उल्लेख है कि उस समय जो भारत है उसमें दास प्रथा नहीं थी, लेकिन ये मेगास्थनीज का दृष्टिकोण थोड़ा सही नहीं है। उस टाइम भारत के अंदर दास प्रथा प्रचलित थी। इसके बाद में आता है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, हालांकि वो गुप्ता टाइम में उसको मतलब लिखा गया है, लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंदों का उन्मूलन किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, इसके बारे में सारा बताया गया है। नेक्स्ट है और इसके अंदर चंद्रगुप्त की जो सभा थी उसका भी उल्लेख किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके बारे में। तो रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, यही सारे टेक्स्ट हैं। तो जो हिंदू टेक्स्ट हैं उसके अंदर पुराण आते हैं। तो पुराण के अंदर तो जो मौर्यन रूलर्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी है और एक उनकी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद में आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें सबसे पहले जातक स्टोरी है, उसके अंदर मौर्य साम्राज्य की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताया गया है। उसके बाद में है दिव्यावदान है और दिग्घ निकाय है। इसमें बुद्धा की जो आइडियोलॉजी है उसका मॉडर्न पॉलिटी पे क्या असर पड़ा है, इसके बारे में उसका सारा उल्लेख है। देन फिर सिंगलोनीज क्रॉनिकल्स हैं, यानी कि जो श्रीलंका के लिखे गए जो टेक्स्ट हैं वो हैं दीपवंश और महावंश। उसके अंदर जो अशोका का जो श्रीलंका के अंदर उसने बुद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने में जो भूमिका निभाई थी उसके बारे में उल्लेख है। देन उसके बाद में आता है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अंदर भी वही है कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका के जो एफर्ट्स हैं वो बताए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ तिब्बत है जो तारानाथ की लिखी हुई है,
उसमें भी मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण और ग्रंथ आता है, जैन टेक्स्ट है, और वो जैन टेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन। और ये जो परिशिष्ट पर्वन है, हालांकि ये बहुत लेट 12th सेंचुरी में लिखा गया है, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के उनका जो शासन था उसकी जो लास्ट का टाइम है उसका उल्लेख है। उसके अंदर बताया गया है कि 12 साल का उस टाइम भीषण अकाल पड़ा, और उस अकाल के बाद में ही चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाहु के साथ दक्षिण में चले गए और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं इसके अंदर मेनली एडिक्ट्स हैं। अब ये एडिक्ट्स जो है वो महास्थान और साहोग्रा के जो एडिक्ट्स हमें मिले हैं वो जो है फेमिन के टाइम जो रिलीफ मेजर्स हैं उनको बताते हैं। इसके बाद में एडिक्ट्स जो है मेन अशोका के एडिक्ट्स हैं, वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अशोका जो था वो फर्स्ट इंडियन रूलर था जो अपनी आइडियोलॉजी या वो जनता से जो कन्वर्सेशन जो उसने की है वो इन एडिक्ट्स के माध्यम से की है। और आज ये इंस्क्रिप्शन हमें आज भी मिलते हैं, और वो इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमें वो ऑथेंटिक जानकारी मिलती है उस समय के साम्राज्य के बारे में। तो अशोका के एडिक्ट्स का मैं एक नेक्स्ट जो भी अपना लेक्चर रहेगा मैं उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ मैं हल्का सा बताती हूँ कि मेजर जो मेनली इंस्क्रिप्शंस जिस पे लिखे हुए हैं उनका नेचर क्या है उसके आधार पर अलग अलग बांटा गया है। जैसे मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, केव एडिक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट फिर बाद में इसके अंदर आता है कि न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स के अंदर क्या होता है, कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। जो मॉडर्न के अंदर जो कॉइन्स थे उनको हम कहते हैं पंचमार्क कॉइन। इसके अंदर क्या था, कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स होते थे, और वो जब ये बिल्कुल रॉ शेप में होता है तो उसके ऊपर किसी भी शेप का दबा के दिया जाता था ताकि उसके ऊपर इम्प्रेशन आता था। और ये पंचमार्क जो कॉइन है वही अर्लीस्ट कॉइन्स है। इसके बाद में है मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स के अंदर हमें वुडन पैलेसेस हैं, हॉल है। तो वुडन जो चीज़ है वो सारी पैरिश हो गई है तो उनके तो रिमेन्स हमें बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा जो मृदभांड है, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, ये उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, इनके बारे में हमें मिलते हैं। इसके बाद में मिलता है हमें आर्ट पीसेस। आर्ट पीसेस के अंदर हमारी है कि अशोका के जो पिलर हैं उनके जो भी कैपिटल्स हैं, बुल है, एलिफेंट है, लायन है, इनके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो उस समय की जो पॉपुलर आर्ट थी जैसे स्कल्पचर था उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा स्तूप हैं, केव हैं, चैत्य हैं, विहार हैं, इन सब से भी हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सब सोर्सेज को हम स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय की कंडीशन कैसे क्या रही होगी और रूलर्स ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई